मेरी चिंता यह नहीं कि आप असफल हो गए, मेरी चिंता यह है कि आप कहीं अपनी असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। यानी कि यही हमारी ज़िंदगी है, ये आप लोगों ने मान तो नहीं लिया है। जिस इंसान ने असफलता को स्वीकार करके और ये बोल दिया कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ लिखा है, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को यही दिखा रही है। आप लोग इतनी बार गिरोगे ना यार, आप लोग इतनी बार गिरोगे ज़िंदगी में, पल पल गिरोगे। मैं तो ये बोलूँगा कि हर सुबह आप लोग गिरोगे, आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार छोड़ते हैं, नहीं हो पाएगा। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां से आप लोगों की ज़िंदगी एक शानदार ज़िंदगी एक आगे बढ़े, तो आप लोगों को असफलता को अपनी ज़िंदगी का दोस्त बनाना पड़ेगा और उससे सीख सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। अगर रियलिटी में आप लोग समझो, एक इंसान ऐसा है जो कि बैठ गया कि हाँ यार यही मेरी ज़िंदगी में लिखा, और एक इंसान है कि बार बार ट्राई कर रहा है। भाई साहब, जब तक वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जा रहा है और वहां पर जाकर जम नहीं जा रहा है, वो लगा हुआ है। ये आप लोगों के अंदर टेंडेंसी आनी पड़ेगी। आप लोग कई बार तो अच्छी मुकाम पर जाकर फिर से नीचे गिरोगे और फिर से आप लोग उठना पड़ेगा, उसमें आप लोग अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। ये इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आप लोग ज़िंदगी का पार्ट बना लेंगे। हाँ, सफलता पार्ट है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। तो असफलता आप लोग असफलता नहीं लगेगी, एक नई चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी लगेगी। और फिर देखो ज़िंदगी कितनी शानदार लगती है। आप लोग ही क्या रहे इस वीडियो के बारे में जरूर बताना, क्या सीखा आप लोगों ने। दोस्तों, जोश कैसा है? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होगे। 25 मई है, आज का डिस्कशन इतना उम्दा रहने वाला है कि आप लोग के चक्षु खुल जाने हैं, मजा आ जाने वाला है। आईएनए बोलते हैं यार प्यार से हम लोग इसको, बैलेंस डाइट भी नाम दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल प्रैक्टिस के साथ में आप लोग तैयार किए जाते हैं। यानी कि हर एक आर्टिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसमें आंसर राइटिंग भी होगी। पूरा सिस्टमेटिक वे में आप लोग को हर एक लेवल पर तैयार करके चलाया जाता है यहाँ पर। कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो जरूर बताएगा। कल का दिन कई सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा रहा। किस किस ने ये वीडियो देख लिए कई इतने सारे मेल, इतने सारे एसएमएस, इतने सारे इंस्टाग्राम पर, जीमेल पर, मतलब हद हो गई। कह रहे सर इसी तरीके से आया करो मतलब आप लोगों ने आज तक देखा नहीं था क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर मतलब मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। मतलब जब अर्णव जी से बात की मैंने, तो यहाँ पर पहले फ़ोन पे बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, मैंने कहा सबका आंसर देते हैं। तो मतलब जितने पेशेंस के साथ में इनके द्वारा आंसर दिए गए ना, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेशेंस के साथ में ज़िंदगी को आगे लेकर चलना। मतलब समझना कितने सही तरीके से, और कब 1 घंटा निकल गया हम दोनों को पता भी नहीं चला बातें करते करते। मैं बाद में कह रहा हूँ यार सोच रहे थे कि आधे घंटे का करेंगे बेसिकली डिस्कशन, 1 घंटे का हो गया। मतलब किसी को पता नहीं चला, इतने फ्लो में सारी चीज़ें गई। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने शानदार तरीके से जो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होगी। पर लेकिन वही है, जब दिल से कोई काम करते हो ना, रिजल्ट ऐसा ही आता है। तो कैसी लगी ये वीडियो, इसको देखना। और बाकी जो भी डाउट होंगे आप लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी डाउट जो है मैंने इसके अंदर लिए हैं आप लोगों की वीडियो के। और सारे डाउट्स के आंसर जो है बड़े ही प्यार से जो आप लोगों के आंसर भी दिए गए हैं अर्णव जी के द्वारा। तो कैसा लगा बताना जरूर आप लोग, ठीक है। तो ये होता है यार, देखो जब पेशेंस के साथ में आप लोग काम को लेकर चलते हो ना, तो इस तरीके से आप लोग अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करते हो। तो बताना जरूर कैसी लगी है ये वीडियो, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कामयाबी की एक खास बात क्या होती है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। ये रियलिटी है। अगर आप लोग ज़िंदगी में अपने काम पर फोकस करोगे, मेहनत पर फोकस करोगे, तो सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से चलती ही नजर आएंगी। तो इसलिए हमेशा कामयाबी को इस तरीके से देखो कि ये ओनली एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। आगे आने वाली ज़िंदगी इसी के हिसाब से आप लोगों की चलने वाली है। और वो तब होगा जब अपने काम पर फोकस करना आप लोग सीखोगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको अभी बुकर प्राइज़ मिला है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है, इनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी लेक्चर में इससे पहले आप लोग डूब जाओ, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर। और बाकी कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो, और दिन को थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में स्टार्ट किया करो यार, तभी शानदार तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। कल के दिन को कितना आप लोग मार्क्स दोगे जरूर बताना, और आज के दिन को कैसे लेकर चलना चाह रहे हो, क्या प्लानिंग हो गई है, येस या फिर नो। हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो पूरे देश में बिल्कुल एक तरीके से ना ट्रेंड कर रही है कि अभी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसका इनॉग्रेशन किया जाना है 28 मई को, यानी कि जिस दिन आप लोगों का प्रीलिम्स है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू पहले ही प्रीलिम्स के लिए, जो भी प्रीलिम्स जो है वो देने वाला है, और शानदार तरीके से दिल लगाकर प्रीलिम्स देने जाना यार, ठीक है। उसी दिन हमारे देश के अंदर में जो पार्लियामेंट है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। पर लेकिन 19 पॉलिटिकल पार्टी ने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या रीज़न हो गया? कुछ ना खतरनाक रीज़न होगा।
बोला जा रहा है कि इनोग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर यह कि यार जो नॉर्मली जो है ये जो इनोग्रेशन होना चाहिए था, ये प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेशन होना चाहिए था। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में, उन्हीं के नाम पर सारे काम चलते हैं देश के अंदर में, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इनोग्रेशन है वो प्रेसिडेंट के हाथों से होना यहाँ पर चाहिए था, पर लेकिन प्रेसिडेंट ने कर इस इनोग्रेशन को प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसी बातें बोली जाती हैं कि किसी रोड को अगर बनाया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा तो इनोग्रेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर, नितिन गडकरी जी वहाँ पर दिखेंगे भी नहीं। डिफेंस में कुछ इक्विपमेंट अगर कहीं पर मैन्युफैक्चर करने की कोई कंपनी लगाई गई है तो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी नहीं दिखेंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पोस्ट किया जाता है हर जगह। तो इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जिस इंसान ने काम किया है, मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री काम करे तो उसके मिनिस्टर को वहां पर होना चाहिए, ना कि हर जगह प्राइम मिनिस्टर को लगाना है। तो ये क्या करती है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सेम काम जो है आप लोगों को आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आती है। हर जगह अरविंद केजरीवाल साहब का पोस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर कांग्रेस में जाओगे तो कांग्रेस के किसी भी लीडर का, जैसे राहुल गांधी साहब को आगे लेकर चले जाता है तो उनका पोस्टर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। अपनी स्टार कैंपेन को, अपनी स्टार पर्सनैलिटी को सामने रखकर अपने सारे काम किए जाते हैं कि जैसे कि यही सारे काम कर रहे हैं और यही इंसान जो है सारी चीजें कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो कई बार यहाँ पर ये जो इस तरीके की पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा होता है उसको साइड में रख देती है और एक पर्सनैलिटी फोकस यहाँ पर सारा काम चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा भी कई बार बोला जाता है, कई सारे ऐसे डिबेट और डिस्कशन भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो मुद्दा यही रहता है कि क्या ये सही है? यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनोग्रेट किया जाना चाहिए यहाँ पर, या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट कराना चाहिए? क्या अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसके बारे में सही है या फिर गलत है? आप लोगों की क्या राय है? येस या फिर नो में आप लोगों को आंसर देना है। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। अभी जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है हमारे देश में जो बनाई जा रही है वो कुछ इस ट्रायंगुलर शेप में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बड़ी ही प्यारी सी बिल्डिंग तैयार की जा रही है, बहुत ही शानदार तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने नजर आएगी और ये 4 स्टोरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप लोगों को ये अभी 28 ऑफ मई को इनोग्रेट होती ही नजर आएगी, जो कि 64,500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंटर लॉज भी है जिनकी अलग अलग थीम रखी गई है। जैसे लोकसभा की जो थीम है वो फोकस क्या है यहाँ पर, वो पिकॉक यानी कि नेशनल बर्ड, राज्यसभा लोटस। राज्यसभा में जब लोटस यानी कि कमल की बात की गई तो कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि एक तरीके से बीजेपी का जो सिंबल भी है कमल, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो सेंट्रल लॉज है वहां पर बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ जो है उसको यहाँ पर शोकेस करने की कोशिश की जा रही है एज ए थीम के तौर पर। लोकसभा की सीट जो है ये 888 यहाँ पर, ताकि उसको बढ़ाया जा सके। अभी 552 है कि आगे चलकर अगर जरूरत पड़े तो बार बार पार्लियामेंट नए बनानी पड़े। इसी के साथ में राज्यसभा की जो सीट है उसको यहाँ पर 384 सीट में यहाँ पर बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर लोकसभा के अंदर में जो होल है उसको यहाँ पर कैपेसिटी 1272 सीट। तो ये ज्वाइंट सेशन अगर होने लगता है तो उसके लिए यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये बिल्डिंग जो है इस तरीके से तैयार की जा रही है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिलहाल जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो रखी है, पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो बेकार हो रखी है बिल्कुल, पर फिर भी चीज़ों को जितना अच्छे तरीके से लेकर चला जाए उतना बेटर है। पर लेकिन इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया था कोविड-19 के टाइम पर कि क्या अभी ये बिल्डिंग बनानी जरूरी है, जब लोग उस टाइम पर मर रहे थे। तो कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ों को कई सारे तरीके से देखा, सबका अपना नजरिया है, पर लेकिन आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखना है। टाटा के द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया यहाँ पर, और जो डिजाइनिंग जो प्लानिंग का काम है यहाँ पर बेसिकली इसका प्लानिंग डिजाइनिंग मैनेजमेंट ये HCP आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर। तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। और 75th ईयर जो इंडिपेंडेंस थे उसमें ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की गई। कॉस्ट यहाँ पर 971 करोड़ बोला गया, हालांकि ज़्यादा ही आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये कॉस्ट जो है कई बार आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पर हाँ ये है कि बिल्डिंग हमारे पास में होनी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग को कैसे रखा जाएगा, तो ये कैसे होना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई सजेशन मांगे कि पुरानी बिल्डिंग का क्या करना चाहिए तो आप लोग क्या सजेशन दोगे? ठीक है, बाकी क्या लगता है सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसके बारे में एटलीस्ट आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। बहुत सारे डिबेट डिस्कशन होंगे, बहुत सारे आर्टिकल छपेंगे, वो आगे अभी, पर लेकिन इतना कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि कई सारे बच्चे जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे कि सर CDS की क्लास जो है वो कब से रिज्यूम की जाएगी। CDS की क्लास यार थोड़ा सा डिले किया गया, उसके पीछे रीज़न है, मैं चाह रहा था कि सिस्टमेटिक वे में क्लास चले और CDS की क्लास जो है वो लाइव क्लास की बात यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है,
क्योंकि अब तक जो है आप लोग को जो लेक्चर जो प्रोवाइड कराए जा रहे थे वो रिकॉर्डेड थे, पर सीडीएस की क्लास जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड भी होंगे, पर मैक्सिमम आप लोगों को लाइव क्लास देखने को मिलेगी। और इसके साथ में ये सारी की सारी जो क्लास जो लाइव हो जाएंगी उसके लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के आगे आने वाले टाइम तक अवेलेबल रहेंगे, जब तक ये कोर्स रहेगा, ठीक है। तो वो लाइव क्लास चलाने के चक्कर में थोड़ा सा डिले किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि सारी क्लासेस जो है वो सिस्टमेटिक वे में लाइव चल सके। यही बेसिक एक रीजन है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो 29 से या तो चल जाएगा, ठीक है। 29 से नहीं चलेगा तो 1 जून से तो पक्का आप लोग की जो है डेली का 4 क्लासेस आप लोगों को देखने को मिला करेंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। डाउट सेशन भी रहेंगे, यानी कि जो कमियां एपीएफसी के कोर्स में, ईपीएफओ के कोर्स में रह गई हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से कम टाइम में बहुत कुछ करना पड़ गया यार वहाँ पे, ठीक है। तो टाइम थोड़ा कम रहा। अब जो यूपीएससी और सीडीएस के जो भी आगे क्लासेस चलेंगी या फिर जो भी बैच आगे आएगा उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ तो लिमिटेशन रह गई 4 महीने की यार, जैसे तैसे कंप्लीट करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। पर यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। पर जिनको लग रहा है यार यहाँ पर कम टाइम में मतलब चीज़ें थी, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर ये कोर्स अवेलेबल रहेगा क्या, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पर आप लोगों के लिए वो प्रोविजन कर दिया कि इसकी फीस आप लोगों की फ्री हो गई एक तरीके से। अगर आप लोग यूपीएससी के बैच में ज्वाइन करते हैं तो ये समझो कि ये फीस आप लोगों की माफ हो गई, ठीक है। यहाँ से अगर सीडीएस के बैच में जाना चाहते हैं आप लोग, जस्ट ओनली आप लोग सीडीएस के बैच में जा सकते हो, ओनली इतना पे कर कर। और आगे 9 महीने के लिए समझो कि आप लोग के सारे कंटेंट की वारंटी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चे यहाँ पर थे, मैं नहीं चाह रहा था कि 4 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिले, पर लेकिन वही है कि मेरे हाथ में कुछ था नहीं, पर आप लोगों को इस चीज़ का नुकसान ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोविजन आप लोगों के लिए किया गया कि यूपीएससी के कोर्स में अगर ज्वाइन करोगे तो ये सारी फीस आप लोगों की फ्री हो जाएगी, या फिर सीडीएस के कोर्स में भी ज्वाइन करोगे तो ओनली ये पे करना है। और सीडीएस से भी यूपीएससी में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर भी आप लोग की जो इतना ही आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। बस वीर आप लोगों को यहाँ पर ये उसमें डाल देना आप लोग ये कूपन कोड, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट हो सके। और ये ओनली सीडीएस और ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए है। और एक बात और याद रखिएगा, ये 15 से क्लास स्टार्ट होने वाली है यूपीएससी की, उससे पहले पहले ही आप लोगों को ये कूपन कोड यूज करना है। उसके बाद में ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक तरीके से ना नहीं एक तरीके जो और भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें यार टेक्नोलॉजिकली थोड़ी सी एक तरीके से ना थोड़ी सी रुकावट है कि या तो आप लोग कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ी सी रुकावट है। इसकी वजह से कूपन कोड वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट वाला सिस्टम नहीं रहेगा, फिर इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम रहेगा बस। तो जिसको ज्वाइन करना है वो पहले ही ज्वाइन कर लेना 14 जून से पहले, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये कोर्स जो है वो फ्री हो जाएगा। बाकी पीडीएफ सारी यहाँ पर मिली जाती है, उनको जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताना। और सीडीएस की क्लास के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी की सारी लाइव क्लास होगी। और जैसे यहाँ पर एपीएफओ वाला कोर्स कंप्लीट होता है तो डाउट सेशन आप लोग के लगाए जाएंगे, यहाँ पर भी लाइव डाउट सेशन, टेंशन मत लेना उसका, ठीक है। कई सारे आप लोगों के सेशन लगाए जाएंगे, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने दो, फिर लाइव डाउट सेशन लगा देंगे और प्रैक्टिस भी आप लोगों की स्टार्ट की जाएगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये, जिसके ऊपर आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक यूनिक वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रखा है कि स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टार प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके चलते स्टूर ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। आप लोग समझ सकते हैं आज की डेट में अगर आप लोग कोई भी डिग्री क्यों न ले लें, यानी कि आप लोग चाहे बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीटेक कर लें, कोई भी आज की डेट में डिग्री लेकर आप लोग आ जाएं, चाहे पीएचडी कर कर भी आप लोग किसी भी फील्ड में आ जाएं, पर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आज की डेट में आप लोग को जो है एकदम इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी। मतलब क्या इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पर यह है कि इंसान जो है कितना भी कुछ कर ले पर लेकिन जॉब की गारंटी उसकी नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम लोग बोलते हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। कई बार आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा, ठीक है। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसके तहत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड बैंक ये काम करेगी कैसे यहाँ पर जो स्कूल से वर्क में बेसिकली लोगों को पहुँचाना है, खासकर बच्चों को पहुँचाना है। तो ये वर्कशॉप है यहाँ पर जो कि हमारे संजय कुमार हैं सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन और अतुल कुमार जो तिवारी हैं सेक्रेटरी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उनके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। आज की डेट में भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे, अगर कोई एक स्किल्ड पर्सन ढूंढने निकल जाओ तो ढंग की स्किल मिलती नहीं है। आप लोग खुद देख लो, अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि डेडिकेटेड है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पीपीटी बनाने के लिए,
जिसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट आता है यूज़ करना, नहीं मिलेगा आज की डेट में भी। मैं बोलने लगूँ कि आज की डेट में मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मिलेंगे बहुत ही रेयर क्वालिटी में। मैं काफ़ी दिनों से मैंने बोला था कि कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से ना एक शानदार तरीके से थंबनेल बना सकें, या फिर वीडियो को एडिट कर सकें, या फिर पीपीटी बना सकें। मतलब मेरे पास में आपको को यकीन नहीं होगा, मतलब लगभग भी 600-700 के करीब रिज्यूमे आज के डेट में मेरी जीमेल आईडी पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उनमें से जितनों देखा, बहुत सारों से मैंने बातें की, पर लेकिन मैक्सिमम लोग वो हैं कि उन्होंने इधर उधर से बस ऐसे ही हाथ पैर मार लिया थोड़ा बहुत, एक सिस्टमेटिक वे में उसको जानते नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है। जब उनसे बातें करता हूँ तो बस ये रहता है किसी तरीके से जो मिल जाए, ये नहीं कि पहले अपनी स्किल पर काम कर लें और उसके बाद में आकर जो है इंसान बोले कि हाँ सर मेरी कमांड है इसके ऊपर, अब मुझसे ये काम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, इसको मैं शानदार तरीके से कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये मैंने खुद ने फील किया है कि स्किल की इतनी कमी है आज के डेट में, स्किल सीखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बस ये कि किसी तरीके से काम मिल जाए शाम दाम दंड भेद लगा के, पर लेकिन स्किल नहीं सीखनी है। आदत ऐसे हैं कि मतलब एक तरीके से ना कुछ भी इधर उधर से उठा ली किसी और की पीपीटी, उनको ये तक नहीं पता है कि इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एडिट कैसे करना है। तो ये पूछा गया मैंने, तो मतलब मैं ये चीज़ें खुद ने फील की है। तो ये जरूरी है कि कम से कम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में स्किल भी सिखाई जाए, और जब तक स्किल नहीं सिखाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि 6 स्टेट में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी यहाँ पर ये है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा अगर चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं। और फिर से मैं बोलूँगा, अगर कोई भी ऐसी स्किल है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, पीपीटी बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, एमसीक्यू फ्रेम करना, या फिर कोई अच्छा टीचर भी है आप लोगों की नज़रों में, आप लोग उसके बारे में जरूर बताइएगा। या तो मैं उसको बेसिकली अपने साथ में रखकर काम करेंगे एक अच्छी टीम बनाकर, या फिर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं आप लोगों का नाम जो है वो रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। तो प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं किस तरीके चीज़ सुधरती है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो एजुकेशन किस कैटेगरी में आता है, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये बताना है। या फिर पहले किसी और लिस्ट में था, बाद में किसी और लिस्ट में आ गया, तो ये भी आप लोग बताइएगा। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई साहब इंगेजमेंट हो तो भाई साहब डायमंड की रिंग मिल जाए बस, कि उन्हें डायमंड की रिंग देगी रिंग, ये कुछ ऐसा कुछ गाना है ना, हरी सिंह का है किसका है लिप ये फिलिप देगी क्या देगी बोल दे, कुछ ऐसा करके है ना वो। हाँ कुछ है, मतलब मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहे, बहुत बार मतलब वो एफएम पे कई बार मैंने सुना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एकदम रिकॉल हो गया। तो यहाँ पर अभी डायमंड के बारे में ही मैं आप लोगों से बात करूंगा। और डायमंड जो है वो बजट के टाइम पर भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर उस टाइम पर भी मैंने बजट वाली वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पर डायमंड के बारे में पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में कि डायमंड के ऊपर में काम करने की बात की जा रही है, कि जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं हमारे देश में, डायमंड की इतनी ज़्यादा खपत क्यों है, क्योंकि डायमंड जो है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि कल्चर का पार्ट है हमारे यहाँ पर, अगर ढंग से आप लोग देखोगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ ऐसी होती है कि कल्चर का पार्ट होती है, वहाँ पर फिर लोग जो हैं उसको पैसे के तरीके से नहीं देखते हैं, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेगा। तो डायमंड के बारे में अगर बात करें, अभी हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक गढ़ है सूरत के अंदर में, गुजरात के अंदर में, जो मैक्सिमम दुनिया के जितने भी डायमंड आते हैं उन डायमंड की कटिंग छटिंग जो है वो वहाँ पर की जाती है। बाकी यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है कि इंटरनेशनल जो बेसिकली जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन जो प्लेयर फॉर द लैब ग्रोन डायमंड की बारे में बात की जा रही है, एंड सेकंड लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन प्लेयर जो है नेचुरल ग्रोथ डायमंड की बात की जा रही है। ये फुल्ली एक्वायर कर लिया गया है ग्लोबल प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ब्लैक स्टोन। एक काफ़ी ताकतवर कंपनी है USA की, मतलब बोल सकते हैं कि दुनिया पर राज करने वाली कंपनी है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये डील जो है 535 मिलियन में ये डील जो है वो साइन की गई है। 80% के करीब स्टेक इसके पास में आ गए यहाँ पर ये, ठीक है। 20% जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर रोलैंड लोरे, ठीक है, तो इसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये एक पूरा एक गेम चेंजिंग एक इंसिडेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं पूछूंगा बजट वाली वीडियो, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि हमारे देश में अभी लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर स्टडी करने के लिए किस पर्टिकुलर IIT को इसका ठेका दिया गया था। मतलब बजट में उसको पैसा भी आप लोगों ने देखा, पैसा भी उसको बाद में डिसाइड किया गया कि इसको पैसा देना है। तो कौन सा IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन इसका सही आंसर यहाँ पर देता है, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे बीच में नहीं रहे, इनका नाम याद आप लोग रखते हैं, याद का आप लोगों ने देखा भी होगा, इनका नाम है सार्थ बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे, 71 ईयर की एज में जो है इनकी डेथ हो गई है। तो देखो शानदार तरीके से काम किया था, तो लोग जाने के बाद भी याद रखते हैं। तो एज ए आप लोग याद रख लेना कि हाँ एक फिल्म एक तरीके से एक्टर थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से बात करें तो चाइना की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के द्वारा बोला गया है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बात की जा रही है एक्सपोर्ट के बारे में, जो व्हीकल एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। चाइना और जापान दो देश ऐसे हैं जहां पर दबाकर जो है व्हीकल जो है बेचे जाते हैं यहाँ पर। तो चाइना ने अभी यहाँ पर बोला है कि उसने 1.07 मिलियन व्हीकल जो है वो यहाँ पर बेचे हैं, 58% इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट ईयर से, और जापान को भी इसने जो है पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जापान में यहाँ पर 9,54,185 व्हीकल जो है वो देखने को मिले और 6% इंक्रीमेंट था, इसमें 58% इंक्रीमेंट देखने को मिला। यानी कि चाइनीज कंपनी जो है वो धड़ल्ले से आगे निकलती जा रही है हर एक फील्ड में। तो कार बनाने वाली इंडस्ट्री में भी चाइना ने जो है वो सबको पीछे छोड़ दिया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। फोन बनाने में आप लोग जानते हैं, कार बनाने में अब चाइनीज माल है, पर लेकिन क्वालिटी पर भी कई बार ये फोकस करने लगे हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको पता है इनकी इज्जत बेसिकली मिट्टी प्लेत हो रही है मार्केट के अंदर में, तो इसलिए यहाँ पर समझ सकते हैं। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जिस एक सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम नासा का एक पर्टिकुलर सिस्टम जो कि यहाँ पर जो कैनेडी स्पेस स्टेशन से यहाँ पर जो इनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें सऊदी अरेबिया की जो महिला है उनके द्वारा भी ज्वाइन किया गया, और ये एक हिस्ट्री है। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है रियाना बरनावी। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर ज्वाइन किया गया, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पर इनके द्वारा शिरकत की जाएगी। तो क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो कन्फ्यूजन में आप लोगों ने होना जाए, ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कई बार ऐसी पर्सन इन न्यूज़ की जो न्यूज़ है कई बार पूछ ली जाती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों देश के अंदर एक डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा अभी कि गुलाबों को बंद कर दिया जाए। गुलाबों मतलब जो 2000 का नोट था, गुलाबी नोट था। एक बच्चा कह रहा है सर गुलाबों बंद हो गई। मैंने कहा क्या हो गया पता नहीं ये कौन सी न्यूज़ आ गई कि इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है गुलाबों बंद हो गई। नेशनल तो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी मीम्स बन रहे हैं जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई। अभी मुद्दा क्या है पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर वो बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न होगा ना कि क्या यार ऐसा क्यों कर दिया, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो उस मुद्दे के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वैसे जिस किसी के बात में भी यहाँ पर ये नोट होंगे वो आप लोगों को जाकर बैंक में जमा कर देने हैं, या फिर आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो इनको 30 सितंबर तक। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को विड्रॉल में भी नहीं नजर आएंगे और आप लोगों को ये जमा भी कर देने हैं। इकोनॉमी के अंदर में यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। बोला क्या गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपये के जो भी नोट है सर्कुलेशन से, और ये किसके तहत यहाँ पर किया जाता है इनके द्वारा, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन रहती है उसके हिसाब से किया गया, और आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का उसके हिसाब से ये सारे डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे देश में यहाँ पर ये सारे डिसीजन लेता है कि किस तरीके से जो सर्कुलेशन होना है मनी का और किस तरीके से उसको रोकना है। ये पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हमारे जो बैंक के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, अकेले गवर्नर भी नहीं, मतलब पूरा एक तरीके से जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है। आखिर ये डिसीजन क्यों लिया जाता है, तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, वैसे किसने लास्ट टाइम जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे लाइन में खड़े होकर यहाँ पर परेशानी झेली थी, ऐसा कुछ हुआ था, और अभी भी क्या आसानी से चेंज हो जा रहे हैं या फिर कोई इशू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये जरूर बताइएगा। हमारे देश के अंदर में एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं क्लीन नोट पॉलिसी। ये क्लीन नोट पॉलिसी जो है 1999 में यहाँ पर जब आरबीआई के गवर्नर बिमल जालन साहब थे उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि पब्लिक को गुड क्वालिटी ऑफ करेंसी मिल सके और बेटर सिक्योरिटी फीचर उसके अंदर में रहे, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ढंग से ना तो यूटिलाइज की जा रही है ना पब्लिक में ढंग से, उनको सर्कुलेशन से रोका जा सके। ठीक है, तो जो भी नोट यहाँ पर अंडर दिस पॉलिसी आरबीआई अर्लियर डिसाइडेड टू विड्रॉ द जो सर्कुलेशन ऑफ ऑल बैंक नोट्स इशू बाय 2005 से पहले के,
यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो भी नोट रहते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे के नोट देखने को मिलेंगे। और 2005 के बाद में सारे नोट लगभग जो आप लोगों को नए एक तरीके से नए नोट आप लोगों के सामने ला दिए गए सरकार के द्वारा, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर भी बहुत कम थे उनके अंदर में। इनके अंदर में सिक्योरिटी फीचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेक करेंसी जो मार्केट में चलती है उसको भी यहाँ पर ये कंट्रोल करने का एक तरीका यहाँ पर इनके द्वारा ढूंढा गया ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो फेक करेंसी सर्कुलेशन के ऊपर भी इनके द्वारा लगाम कसी गई इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर बंद क्यों कर दिया? तो ये आप लोगों को किसी को समझाना भी हो कि यार 2000 के नोट बंद कर दिए, हाँ यार ये तो सरकार ऐसे ही दिमाग खराब करती रहे, जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे स्टार्ट कर दे। ये हो गया नॉर्मल कॉमन इंसान का सोचना। आप लोगों का सोचना क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है क्योंकि आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉमन इंसान की तरीके से नहीं सोचना, आप लोग कॉमन इंसान से थोड़े से ऊपर उठ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से नहीं, आप लोगों को सोचना है देश के हिसाब से कि देश के लिए क्या कोई फायदेमंद है इसके अंदर में। तो पहला बोला गया कि क्यों बंद किया गया, तो यहाँ पर इसलिए बंद किया गया जो एक तरीके से कि जो नोट विड्रॉ किए गए कि जो अब तक नोट यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो नोट थे पहले तो इंट्रोड्यूस कब किए गए थे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। तो मार्केट में कम से कम जो अवेलेबिलिटी है करेंसी की वो बनी रहे, उसको फुलफिलमेंट किया जा सके 500 और 1000 के नोट बंद करने की वजह से। तो यहाँ पर ये करेंसी जो है इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो यानी कि ये 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर में चीज़ों को ढंग से सही पैटर्न में लेकर चला जा सके, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था कि ऐसे हम लोग को लेकर चलना है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर में 2000 का नोट नहीं था पहले, यहाँ पर उसको बंद किया गया था, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इससे भी बड़े बड़े डिनोमिनेशन के नोट आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अभी इसको प्रिंटिंग बंद कर दिया गया। बैंक को क्यों लगा यहाँ पर प्रिंटिंग बंद करनी है? क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा था कि यार लोगों ना जो एक नॉर्मल जैसे मार्केट में आप लोग जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों को सब्जी लेनी है, आप लोगों को गन्ने का रस पीना है, ठीक है, आप लोगों को कहीं जूस पीना है, आप लोगों को कुछ और काम करना है छोटे छोटे, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर 2000 का नोट देंगे, सामने वाला उसको खोलता ही नहीं था। ये बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली, यहाँ पर बुरी कंडीशन हो गई। तो लोगों ने इसको वैसे तो यूज करना बंद कर दिया, पर लेकिन स्टोर करने में काफी आसानी रहती है। 500 के 4 नोट आप लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से स्टोर करने पड़ेंगे, पर लेकिन 1000 का एक ही हो गया तो 4 गुना बर्डन कम हो गया, आराम से स्टोर किया सकता। तो लोगों ने स्टोर करके रख दिया सारा का सारा पैसा। मार्केट में सर्कुलेशन में ओनली 10% है 2000 के नोट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो बैंक नोट की है अदर डिनोमिनेशन के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एडुकेट जो करेंसी है वो अवेलेबल है, इसके कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे तो क्लीन पॉलिसी के तहत यहाँ पर बोला कि यार इसको हटा देते हैं। और सबसे खतरनाक चीज जो है वो है इसको स्टोर करना, और वो भी इसी के वजह से यहाँ पर फिर ब्लैक मनी क्रिएट करना वो आसान रह जाता है। और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये बेसिकली डिसीजन लिया गया है, और कई सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2000 का नोट स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, जब यहाँ पर दिख रहा था ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है। उस टाइम पर भी इसके ऊपर कई सारे कयास लगाए गए थे कि ब्लैक मनी को कह रहे खत्म करना है, ये तो ब्लैक मनी को इकट्ठा करने का और तरीका आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया लोगों के सामने लाकर। तो कई सारी बातें कई सारे लोगों के द्वारा कई सारे कयास लगाए गए थे कि आखिर ये चल क्या रहा है भाई साहब, इसके ऊपर किस तरीके से आप लोग रिएक्ट कर रहे हो और कैसे फोकस देकर चल रहे हो, तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो ये कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आए थे उस टाइम पर भी। किसी करेंसी का इस्तेमाल ना होना, करेंसी का इस्तेमाल जो है वो बंद कर देना, इसको डीमोनेटाइजेशन आप लोग कहते हैं नॉर्मली। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण, ठीक है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन है इसके पीछे कुछ पर्पज रहते हैं क्या, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो प्रोसीजर होता है देश के अंदर में जो यहाँ पर कोई करेंसी है उसको रोक देना, एक तरीके से उसकी जो लीगलिटी है उसको खत्म कर देना किसी पर्टिकुलर करेंसी के अंदर में। लीगल टेंडर जो है वो रिमूव कर देना, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जब 8 नवंबर 2016 को यहाँ पर ये बात की गई कि लीगल टेंडर आज रात से खत्म हो जाएगा, तो लोगों के अंदर में हफरा तफरी मच गई, यार ये हो क्या गया। तो वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देखी। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन जब हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन का भी चर्चा जब हो जाता है, हाई लेवल पर महंगाई बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये इशू को टैकल करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया जाता है। काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा टैक्स फ्रॉड वगैरह भी किए जाते हैं, टेररिज्म के लिए कई बार मनी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग जो है इसका गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके, ठीक है। इसी के साथ में इंट्रोड्यूस की जाती है न्यू करेंसी सिस्टम। अगर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया, तो पुराने वाले को यहाँ पर मार्केट से रिमूव करने की कोशिश की जाती है ताकि ट्रेड जो है वो आसानी से चलता रहे सिस्टमेटिक वे में। इसके ऊपर भी एक फोकस दिया जाता है, ये भी जरूरी हो जाता है। और इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मोर ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। इनफॉर्मल मतलब
जैसे आज की डेट में घरों में पैसे रखे हुए हैं दुनिया भर के, ठीक है, लोगों ने इकट्ठे कर 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 रख रखे हैं, वो सिस्टम में आते ही नहीं है, कभी भी से सोना हो गया, इसी तरीके से गोल्ड आप लोगों का पड़ा रहता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं जैसे कोई आज की डेट में गोलगप्पे वाला है, ठीक है, तो कहने के लिए आज की डेट में देखोगे वो शाम को बैठता है और आराम से जो है 5-7 हज़ार रुपये कमा कर ले जाता है। तो महीने के अगर नॉर्मली देखें 5,000 रुपये भी कमा रहा है, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये महीना हो गया। पर लेकिन वो हो सकता है कि अब तो बैंक में आ गए पेटीएम सेटीएम से, पहले सारे के सारे उसके पास में रहते थे, सरकार को पता नहीं चलता था कि ये कितना पैसा कमा रहा है। तो वो एक तरीके से उसका फॉर्मेलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है ताकि सरकार जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सके अपना, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जो है इससे पहले भी हो चुका है क्या? जी हाँ, पहले 1946 में डीमोनेटाइजेशन, जिसमें डीमोनेटाइजेशन किया गया था 1000 और 10,000 के नोट को, ये याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर में 10,000 का भी नोट हुआ करता था, है कि नहीं? बड़ी बात है। किसी ने देखा 10,000 का नोट? पहले तो ये बताओ आज तक, मतलब पुराना किसी के पास में रखा हो, ठीक है, चांस ही नहीं है। कौन उस टाइम पे 10,000 रुपये जो है एक तरीके से रखेगा। अभी 2,000 के तो हैं, जैसे एक दोस्त कह रहा है यार मैं तो रिटर्न कर दूंगा सारे, बस एक नोट रखूंगा, ठीक है, आने वाले टाइम पे दिखाया करूंगा अपने बच्चों को कि हाँ देख इस तरीके का भी नोट हुआ करता था। किस किस ने ये हरकतें करने की सोची है? वैसे इसको रख सकते हो, एक आधा नोट, उसमें कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। अगर किसी को रखना है तो इसमें कोई जुर्म नहीं होता है, तो आप लोग रख सकते हो। पर लेकिन रिटर्न कर देना चाहिए, क्यों करेंसी बर्बाद करनी है देश की। 1978 में ये 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे यहाँ पर, ठीक है, तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए उसको डिमोनेटाइजेशन किया गया। फिर 2016 में यहाँ पर आप लोगों को डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला, यानी कि आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसलिए एक माइंड में इसको ये रखिएगा कि हाँ चलती रहती हैं सब चीज़ें ऐसी, ठीक है। पर एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब ये क्या, इसके कुछ फायदे हैं, यानी कि कुछ एडवांटेज हैं या फिर कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे, सबसे पहले तो ये कहते हैं यार क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हो जाती है। क्यों क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि इससे जो पैसा आता है वो नॉर्मली यहाँ पर लोगों के पास में जो पैसा जाता है उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते रहते हैं, रखा रहता है। तो जैसे ही डिमोनेटाइजेशन किया वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। टैक्स का जो फ्रॉड है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं उसको भी चोरी करने से रोका जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। लोगों की करेंसी के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से लीगल ट्रांजैक्शन जो है वो प्रमोट किया जाता है। मतलब लोग जो है ऑनलाइन सिस्टम जैसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हायर जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, ये बोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार के पास में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ था, सारा वापस आ जाता है। बोलते हैं ये फायदे हैं इसकी वजह से, पर लेकिन नुकसान भी है। कहने के लिए है इलीगल एक्टिविटी स्टॉप हो गई। आप लोगों को लगता है कि इसके बाद में स्टॉप हो गई है? ब्लैक मनी लोगों के पास में नहीं है। आप लोग खुद बताइए, इतनी सारी करेंसी को प्रिंट करने का जो खर्चा आता है वो टैक्स पेयर की मनी जो है वो बर्बाद होती है यहाँ पर, आप लोग ये बोल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो, कल को साइबर क्राइम होने लगे तो कैसे उसको रोकोगे? सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, कम से कम ऑफलाइन चीज़ें रहती हैं थोड़ी सी, तो ये तो रहता है कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी बची हुई हैं। कल को पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो सब कुछ जरा सी देर में रुक जाएगा। तो सारी चीज़ें किसी एक, नहीं कहते कि अगर इंसान के पास में 10,000 रुपये हो तो अपनी कई पॉकेट में रखने चाहिए, उसको एक ही पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। पता चला वही कट गई तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर जीडीपी पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है जिसकी कुछ हद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं, देश के अंदर में जो सिस्टम चल रहे होते हैं बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। और सिटीजन जो है वो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है करेंसी को कन्वर्ट कराने में। वो अपने काम धंधे छोड़कर लाइन में लगे रहते हैं। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। कोई घर में है नहीं बदलने वाला, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर झेलने पड़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम भी यहाँ पर निकल कर आती है। यानी कि दोनों चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये अच्छा है या फिर बुरा है? इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों ने फेस किया है ये डिमोनेटाइजेशन, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। आप लोग इतने नहीं कि यार वो तो 1947 में 1946 में हुआ था, हमको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, अब तो पता है ना। तो अब क्या लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है? ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे समझ सकते हो? सरकार ने बोला था ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया गया, फिर सरकार कहने लगी ब्लैक मनी का तो पता नहीं, पर हाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफ़ी सारे बढ़ गए। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया, आप लोगों ने देखा कि डिमोनेटाइजेशन कैसा रहा। तो डिमोनेटाइजेशन को लेकर यहाँ पर लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो उसके चलते कई सारी बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली, क्योंकि इसके ऊपर जब बोला कि क्यों डिमोनेटाइजेशन कर दिया हवाबाजी में, कई सारे लोगों ने बोला था कि यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस टाइम पर। तो बहुत सारे इशू उस टाइम पर निकल कर आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था उस टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया था उसमें 5 जज की बेंच ने 4:1 से दिया था। 4 सहमत थे कि डिमोनेटाइजेशन सही तरीके से हुआ है, एक ने बोला था ये सही नहीं है। जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो नहीं देखा गया था, बस ये देखा गया था कि ये प्रोसीजर जो फॉलो किया गया वो सही है या फिर गलत है, ठीक है।
तो उसके चलते भी यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई थी। लीगल टेंडर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि लीगल टेंडर जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आप लोग जो है इसका कोई दायित्व लेने वाला नहीं रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर लिखा रहता है धारक को ये रुपए अदा करने का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। आरबीआई के सन के गवर्नर होते हैं, तो लीगल टेंडर है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इस पैसे की। जो 10 रुपए का नोट है या फिर 2000 रुपए का जो नोट है, उसको मार्केट में अगर लीगल टेंडर खत्म कर दिया तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए नहीं रहेगी, वो मुश्किल से आप लोगों को 150 रुपए का आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 2000 का है, आप लोग हमको आके दो, हम लोग 2000 का वैल्यू आप लोगों को देंगे, तो तब वो लीगल टेंडर है। अनलीगल टेंडर का मतलब ये है खत्म हो गया लीगल टेंडर, फिर उसकी फेस वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। फेस वैल्यू मतलब आलिए 10,000 का नोट है, तो अगर आप लोग बोलो कि लीगल टेंडर खत्म हो गया, कोई 10,000 रुपए में ले लेगा उस नोट को, वो तो अब 2 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का, 100 रुपए का हो गया मैक्सिमम। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि ये कॉइन जो है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसके बदले में 10,000 रुपए आपको सरकार देगी, उससे जाकर ले लो किसी भी टाइम पर। गवर्नमेंट सारे कॉइन गवर्नमेंट इशू करती है। 1,000 का नोट, 1 रुपए का नोट को अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, याद रखिएगा गवर्नमेंट इशू करते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली 1 रुपए का नोट, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए का नोट जो होता है, करेंसी जो नोट्स होता है अदर देन 1 रुपए का नोट, ये सारे के सारे जो इशू किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा गवर्नमेंट इशू करती है ऑल कॉइन्स, जैसे कि ऑल कॉइन्स 1 से लेके या मतलब एक तरीके से ना सारे 1,000 तक का, और 1 रुपए का नोट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। बाकी के सारे 10, 20, 50, 100 ये सारे कौन इशू करता है? ये आरबीआई इशू करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, ये कई आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर न रहे, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट अगर आप लोगों से पूछने पर आ जाए, जैसे कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पास में बने, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में मैं इसके लिए क्वेश्चन ही पोस्ट करूंगा, इसमें जाकर आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर पोस्ट करिएगा। आंसर राइटिंग ग्रुप है वीर तालियान के नाम से, बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी अपना आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, एक दूसरे का आंसर जो है एनालिसिस कर सकते हैं, इससे काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, तो जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आप लोगों से पूछ ले कि लीगल टेंडर बता तो दिया है यहाँ पर करेंसी के बारे में, लीगल टेंडर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि एक ऐसी मनी जिसको आप लोग किसी को भी दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, और वहां पर उसको वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कंपल्शन है एक्सेप्ट करने का यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो लीगल टेंडर है, यानी कि जिसको आप लोग किसी को देना चाहे यहाँ पर तो कंपल्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो बोल दे कि नहीं भाई साहब ये तो पैसा चल ही नहीं रहा, कोई बोलने लगे 58-54 आप लोगों को देने लगे, बोले कि यार ये तो चल ही नहीं रही है, कैसे मानोगे, ठीक है। तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग माइंड में याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये जो नोट था ये बंद होना चाहिए था या फिर नहीं? किस किस को लग रहा है, किस किस का दिल लग गया था इससे कि यार बहुत अच्छा नोट था बेचारा चला गया ऐसा किसी को फील हुआ है? बताइएगा जरूर। अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं, आप लोग इस नोट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। वैसे सारी की सारी जो करेंसी है उसमें सबसे प्यारी करेंसी कौन सी लगती है आप लोगों को? यानी सबसे प्यारा नोट कौन सा लगता है जो लगता है यार ये नोट कभी बंद नहीं होना चाहिए है बताना जरूर। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी कि एक इंसान जो है किसी इंसान से अगर चिढ़ने लगता है, तो वो इंसान जो चिढ़ने लगता है दूसरे वाले इंसान से, अगर कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई फंक्शन रख रहा है, तो धूमधाम से बनाएगा और उसको नहीं बुलाएगा, और खासकर उसी के आसपास सेलिब्रेट करेगा। ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर अभी G7 की मीटिंग के अंदर में। G7 की मीटिंग जो है वो अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिली जापान के अंदर में, और यहाँ पर यानी कि जापान कहाँ है? जापान आप लोगों को रसिया के पड़ोस में देखने को मिलेगा, और रसिया को जो है वो जापान से बाहर निकाल दे, G7 से बाहर निकाल दिया गया था, जो कि बेसिकली यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर में। तो अभी यहाँ पर G7 की मीटिंग जो है वो धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रही थी, तो इसमें जो है इंडिया को भी बुलाया गया। आप लोगों को पता है इंडिया जो है वो लगातार रसिया के सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो उसी के चलते ये मीटिंग जो है और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होगी, कई सारी चीज़ें और भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो बड़ी ही प्यारी प्यारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो G7 मीटिंग है ये हुई कहाँ पर? वो भी एक ऐतिहासिक आप लोगों को शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है हिरोशिमा। सुना था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे अमेरिका ने। आज की डेट में वही अमेरिका जो है वो यहाँ पर धूमधाम से मतलब अपना G7 मीटिंग जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम जो है वो किस किस डेट में गिराए गए थे ये आप लोगों को बताना है। अभी मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये जो मीटिंग है वो कौन से नंबर की है? तो ये 49th मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली।
जिसमें यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर बेसिकली फोकस किया गया अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी एक है, किस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही हैं उस पर कैसे काम करना चाहिए, तो इन सबको भी देखा गया। बहुत सारी चीज़ों का जो है अध्ययन किया गया यहाँ पर कि जो सदस्य देश हैं वो कैसे कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक तो लोकेशन हो गई इसकी, ये जापान के हिरोशिमा में आप लोगों को समिट देखने को मिली, G7 की 49 समिट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे लिए खासकर अगर हम लोग बात करें, इस समिट में महात्मा गांधी जी की जो है स्टैचू वो अनवील की गई, यानी कि महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। और इस मीटिंग के अंदर में पूरा फोकस ये किया गया कि कैसे हम लोग अपनी जो लोकतांत्रिक मूल्य है यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यू है, या फिर जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट यानी कि जो रणनीतिक हित हैं, और इसी के साथ में जो भी इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक रीजन, उनको कैसे आगे लेकर चला जा सकता है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया। और खासकर G7 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्वाड के जो लीडर हैं वो भी अपना शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो होता क्या आजकल, G7 और जो क्वाड के बारे में मैंने आप लोगों से बात की उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी प्यारी सी स्लाइड है जिसमें G7, G8, G20 एक साथ में आ जाएंगे, और यहाँ पर क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं मैं आप लोगों को वो भी बताता हुआ चलूंगा। G7 जो देश हैं दोस्तों, ये स्टार्टिंग से पहले G7 ही थे, बाद में रसिया इसमें ऐड हो गया था, ठीक है, पर लेकिन फिर जो है बाद में फिर इसको यहाँ से निकाल दिया गया। यानी कि रसिया ऐसा है कि आता जाता रहता है यहाँ पर, फिर आगे चलेगा, हो सकता है फ्यूचर में फिर से ऐसा माहौल बन जाए कि फिर से यहाँ पर जो है G7 के अंदर में रसिया जाकर जुड़ जाए, पर लेकिन अब चांसेस कम है क्योंकि बेइज्जती जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो G7 कंट्री के अंदर में ओनली एक लौती कंट्री ऐसी है एशिया से जिसका नाम है जापान, जहाँ पर अब की बार ये मीटिंग हो रही है, वरना मैक्सिमम सारी की सारी कंट्री आप लोगों को यूरोपियन कंट्री देखने को मिलेंगी, जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा और इटली, और ये है बेसिकली अमेरिका। तो टोटल मिलाकर 7 कंट्री हैं। रसिया इसमें जब जुड़ जाता है इसको G8 बोलते हैं। सारी की सारी G8 कंट्री जो हैं वो G20 के अंदर में आती है, और G20 से ऑलरेडी यूपीएससी ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों को दिखाऊंगा वो क्वेश्चन भी आगे चलकर। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, G7 कंट्री के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, वैसे इसके अंदर में टोटल मिलाकर 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को ये हर जगह उठा कर रख लेते हैं, मतलब खुद भी आते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पर यूरोपियन यूनियन को एक्स्ट्रा अलग से भी लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की साख बढ़ाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं ये हर जगह आप लोगों को प्रेजेंट जो है नजर आएगा। लोग अक्सर इसके साथ में रिलेशन अच्छे ऐसे बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर में टोटल मिलाकर 27 कंट्री है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने से रहता है कि अच्छा ठीक है यार 27 कंट्री हैं, तो लोग अक्सर बिगाड़ते नहीं है, उन्हें कहते ग्रुप में रहा करो, गुट में रहा करो, तो लोग जो है तुम्हारी इज्जत करेंगे, एक तरीके तुमसे डरेंगे, वो वाली बात है। जैसे नाटो के मेंबर है, नाटो में कितने मेंबर है बताइए आज की डेट में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसकी जो वो आर्टिकल जिसमें ये बात की जाती है कि अगर किसी नेटो के मेंबर को हाथ लगा दे तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, उसकी वजह से लोग नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं कि यार कल को हमारे ऊपर भी कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें कि ग्रुप में रहने के कुछ तो फायदे हैं, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पर लेकिन ग्रुप में रहने से ग्रुप के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को ऐसी भी देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत भी करती हैं, यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो G7 कंट्री के बारे में आप लोगों से G20 कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आप लोगों से बात करूंगा आगे यहाँ पर लेकिन मेन जो यहाँ पर फोकस किया गया इसके अंदर में वो क्या था कि हम लोग एमिशन जो है उसको यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पीक पर जाएगा 2025 में। यानी कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में भी ये बोला जाता है कि कोयले का उत्पादन जो है वो आने वाले टाइम में कोयले का उत्पादन और यूज जो है वो कम किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते स्पेसिफिक डेडलाइन रखने की कोशिश की जाती है, हालांकि लग भी रखी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री का खुद का आज की डेट में टारगेट है 2070 तक का हम लोग क्या करना है, जो कार्बन एमिशन जो है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरीके से जो निकल कर आती है कि अलग अलग रीजन से, तो उसको हम लोग को जीरो करना है, यानी कि कुछ ऐसा काम करना है ताकि जो निकल रही है उसके इक्विवेलेंट कुछ ऐसा हो कि हाँ उसको खपत किया जा सके। तो ये 2070 तक का टारगेट है इंडिया का, यानी कि हमारा।
ऐसे ही यहाँ पर चाइना का भी टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा 2060 का है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री और यूएसए जो है वगैरह इनका 2050 तक इन्होंने रखा हुआ है ताकि एमिशन को जो है वो कम किया जा सके। पर लेकिन रिसेंटली अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई कि इस पैटर्न में जिस तरीके से आप लोग चल रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इससे तो आप लोगों का जो है प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा, मेंस तो बहुत दूर की बात है। तो डेली कम से कम एक क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। तुम क्या कर रहे हो, डेली 10-10 क्वेश्चन लगा रहे हो, 10-10 क्वेश्चन वो भी अब आकर नहीं निकलने वाला है भाई प्रीलिम्स। आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसी के चाहते कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, जो काम आप लोग कर रहे हो ना यार, ये सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट एक्शन है और इनकंसिस्टेंस है। यानी कि आज तो प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, कल को उठ ही नहीं रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, परसों फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये सही तरीका थोड़ी ना है। ऐसे थोड़ी ना आप लोग यहाँ पर काम कर पाओगे। दूसरा, आप लोगों ने प्रॉपर कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रखी है कि आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपना जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, किताबों पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। फोन आईफोन लेकर घूम रहे हो, किताबें आपके पास है नहीं, टेस्ट सीरीज आपके पास में है नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि इसके ऊपर में खर्चा भी नहीं किया जाता है फाइनेंशियली जब बात आती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर से आप लोग जो है ऐसे पुराने सुराने नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। लेटेस्ट आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, एनसीईआरटी भी पुरानी पढ़ रहे हो और लेटेस्ट एनसीईआरटी आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फोसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट हो अब तक भी। आप लोग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने के बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। तो ये चैलेंज ऐसे हैं जो कि हर एक देश के सामने, ना कि ओनली G7 कंट्री के सामने। तो यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपना काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर फंड वगैरह है, आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, खासकर अमीर कंट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी आप लोग काम करते हो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग देश ऐसे हैं कि उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर सकें। रीज़न वो कि अपना खाना पीना ही लोगों को प्रोवाइड करा दें, लोगों को नॉर्मल दूसरी रोटी कपड़ा और मकान वाली फैसिलिटी दे ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको आप लोग बोलो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये देख लो कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या, क्लाइमेट चेंज को कैसे सुधारा जा सकता है, कुछ साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलो यार। एक तो वही बात होगी ना, इंसान को खाना तो मिल नहीं रहा है प्रॉपर वे में 2 टाइम का, और तुम उसको कह रहे हो कि तुम बैठ के जो है एक तरीके से ऊपर वाले के भजन कर लो। वो पहले पेट पूजा करेगा, ऊपर वाले के भजन करेगा। तो ये जरूरी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उसमें आप लोगों को इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर जो है चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। तो बहुत सारी बातें की गई कि सपोर्ट कैसे कैसे करेंगे, तो उसमें कुछ बातें हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कौन कौन सी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आती है और कौन कौन सी पसंद आती है। तो आउटकम क्या देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पर अभी G7 की तो बात की, साथ साथ में क्वाड की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। तो आउटकम ऑफ द क्वाड लीडर समिट, जैसे कि G7 और क्वाड में साइड लाइन में चीजें चली, तो यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा क्वाड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जैसे G7 के बारे में बात की, पहले आप लोग क्वाड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे G7 और क्वाड पैरेलल में चल रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वाड के बारे में जानिएगा। क्वाड में टोटल मिलाकर 4 देश हैं आज की डेट में। एक तो है यहाँ पर, क्वाड का मतलब भी 4 ही होता है, ठीक है। एक तो है यहाँ पर इंडिया, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चौथा देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। वनडे टाइप एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए यार कौन सा देश है। तो क्वाड एक तरीका इनफॉर्मल समिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे लोग जो हैं आप लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा ग्रुप है जो कि अनौपचारिक है, ठीक है। फॉर्मली क्या होता है, सारी चीजें बात करेंगे, पब्लिकली आके बताएंगे ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। क्वाड में ऐसा नहीं होता है, क्वाड में ज्यादातर चीजें जो हैं इनफॉर्मल तरीके से होती हैं, यारी दोस्ती के तरीके से, उन्हें शादी में चले गए। फॉर्मल क्या होता है, इंटरव्यू में जा रहा है प्रॉपर ड्रेस पहन के। तो ये नॉर्मली क्या है, ये इंडो पैसिफिक यानी कि यहाँ पर इंडियन ओशन हो गया और यहाँ पर पैसिफिक ओशन हो गया। तो इन दोनों से मिलता हुआ आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है, 2 समुद्र से मिलकर आप लोग बोल सकते हैं, 2 ओशन से मिलकर, कि कैसे वहां पर ट्रेड किया जा सकता है, कैसे नेवल इस्टेब्लिशमेंट किया सकता है, कैसे वहां पर सिक्योरिटी को फोकस किया जा सकता है। तो इन सब मुद्दों पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें जो हैं बढ़ती हुई आगे नजर आती हैं। अभी क्वाड में क्या किया गया, जैसे क्वाड की जो समिट हुई वो G7 के साइडलाइन में देखने को मिली, तो इसका मतलब क्वाड की समिट भी जापान में हुई। जी हाँ, क्वाड की समिट भी जापान में हुई। तो लीडर ने यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है एक तरीके से उसके बारे में जब बात की, तो यहाँ पर कई सारी बातें फोकस में आई यहाँ पर निकल कर। जैसे कि आप लोगों से यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी के फील्ड में कैसे काम करना है, इनोवेशन, एडेप्शन, रेजिलियंस। तो ये सारे के सारे मुद्दों के साथ साथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ से आप लोग अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में ऊर्जा, नवाचार, अनुकूलन और ये सारी जो भी है रेजिलियंट, इनके ऊपर फोकस देना है ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करे। जैसे नहीं, आप लोगों को अगर एग्जाम निकालना है
तो आप लोगों को कुछ इनिशिएटिव अपने लॉन्च करने पड़ेंगे, जैसे कि डेली आप लोगों को कम से कम कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने चाहिए, ठीक है। वीकेंड में आप लोगों को कम से कम निबंध यानी कि एस्से लिखना चाहिए। वीकेंड में कम से कम एथिक्स का एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को कम से कम आप लोगों को जैसे नहीं आगे अगर 2024 के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो डेली आप लोगों को कम से कम कोशिश करो कि बीच बीच में अपना एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी जो है अपनी कंप्लीट करनी है, तो सिस्टमेटिक वे में अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, ये अपना क्वाड में क्लाइमेट जो बेसिकली क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट पर काम करने वाला एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो इसी मुद्दे को देखेगा, ठीक है। से क्लीन एनर्जी पर फोकस करना है। क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी के साथ में विंड एनर्जी, उसके ऊपर फोकस करना है। क्वाड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ताकि यहाँ पर डिकार्बोनाइज किया जा सके मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट को। दुनिया में मैक्सिमम जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है, तो समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार जो है वो जहाज से होता है। तो जहाज को क्यों ना कुछ ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर चला जाए, यानी कि उससे भी डिकार्बोनाइज हम लोग कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये फोकस है कि कार्बन डाइऑक्साइड न निकले, वो भी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। कल को चलकर जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों को कई बार सुनामी देखने को मिलती है, और जापान तो एक ऐसा देश है जहाँ पर अक्सर आप लोग यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अर्थक्वेक और सुनामी आते रहते हैं। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर फोकस करना है, यानी कि कल को कोई भी अगर ऐसा काम होता है जिसमें आपदा आती है तो आपदा को कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आपदा आने वाली है तो यहाँ पर आप लोग उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। कोविड-19 आ गया, जिन लोगों के पास में कुछ ऐसे सिस्टम थे जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना कहीं एक तो सबसे पहले लोग जो हेल्दी थे उनको फायदा देखने को मिला, कोई बीमारी नहीं थी, किसके पास में थोड़ा पैसा था, डॉक्टरों के साथ में आसपास में जान पहचान थी तो हॉस्पिटल में उनको सीट मिल गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। मैनेजमेंट थ्रू ज्वाइंट एक्सरसाइज, यानी कि ज्वाइंट एक्सरसाइज जब मिलते हैं कहीं पर एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डिजास्टर वाला फोकस भी उसमें रहता है, ठीक है। चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज हो कि कल को कहीं पर कुछ हो तो कैसे उसको निकालना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है यहाँ पर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, कुछ इस तरीके से चीज़ों को सॉल्यूशन करके आप लोगों को चलना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यार, यानी कि बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये क्वाड समिट के अंदर में यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये इससे क्या होता है, इससे होगा अच्छा ठीक इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। तो G7 और क्वाड, अच्छी बात ये एक ही जगह हो गई जापान के अंदर में, आप लोगों को अलग अलग नाम जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी बहाने से आप लोग बोल सकते हैं कि साथ साथ में अपना क्वाड की समिट भी निपटा दी। क्वाड यार एक इतना बेहतरीन ये ग्रुप है जिसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, और इसका नाम जो है एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी के द्वारा दिया गया था जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, जिनका नाम था शिंजो एबे। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, और इंडिया के साथ में जो इनके रिलेशन चले यहाँ पर इनके टेन्योर में, यानी कि इनके काल में, वो मतलब आसमान छूते हुए नजर आए। इतने शानदार रिलेशन आप लोग सोचो। नॉर्मली आप लोगों को पता है आज के डेट में जर्मनी का जो लीडर कौन है, ठीक है, शायद ही आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बहुत कम लोग बेसिकली बता पाएंगे। यानी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देश के लोग जाने तो ये बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है, कि हाँ हम लोग सब शिंजो एबे साहब के बारे में जान रहे हैं। तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ किया है। इवन दिल्ली के अंदर में जो आप लोग आज के डेट में मेट्रो देख सकते हैं उसमें जापान का बहुत बड़ा सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो है उन्होंने ये आइडिया लेकर आया था कि कैसे हम लोग प्रोस्पेरिटी और फ्रीडम यानी कि समृद्धि और किस तरीके से स्वतंत्रता के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। क्वाड में बात करें यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर साथ में आए मिलकर, और इसी के साथ में यहाँ पर डिस्कस किया गया बहुत सारी चीज़ को। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 2006 में फिर चीज़ों को आगे लेकर चला गया काफ़ी लार्ज स्केल पर। और सबसे बड़ी बात है जैसे आप लोग जब कोई एक काम करते हो ना और उसके साथ में दूसरा काम भी ऐड कर देते हो, ठीक है, पैरेलल में, तो फिर यहाँ पर उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ अब ये आगे मिलकर इसी इंसान के साथ में और भी काम आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो इसके साथ में अब रिलेशन अच्छे बनने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब कोई इंसान है, ठीक है, आप लोग बस उससे बस कॉलेज में मिलते हो, आप लोगों का वैसे उससे पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, तो अक्सर इंसान जो है कहीं मिल भी गया तो ज़्यादा बातें नहीं करेगा, ठीक है, इग्नोर कर देगा। पर लेकिन वो इंसान ऐसा है कि वो फ्रेंड सर्किल का पार्ट भी हो गया अब आप लोग के, ठीक है, आप लोग उसके साथ में किसी एनजीओ के साथ में कनेक्ट हो गए हो, ठीक है, आप लोग उसके साथ में कहीं ऐसा नहीं कोई इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने कोई इस तरीके से जैसे गिटार बजाना सीख लिया, कहीं किसी गेम में आप लोग उसके साथ में हो, तो आपके रिलेशन उसके साथ में अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आज की डेट में अगर बात करें 2017 में इंडो यूएस की जो मेलाबार एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि इनको पैरेलल में और ज़्यादा कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलने लगी और इसीलिए इसको एशियन नेटो भी बोलने लगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एशिया का इसको बोला जाने लगा। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि एक अलग टॉपिक भी बन जाता है आप लोगों का।
देखिए कहने के लिए टॉपिक एक है, इसमें G7 भी हो गया आप लोग का, इसमें क्वाड भी हो गया, इसमें मालाबार एक्सरसाइज भी हो गई। तो ये इसके अंदर में आप लोगों को अलग अलग 3 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करो ताकि चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक वे में हो जाएं। अभी सारी की सारी चीज़ें यहीं पर एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आंसर राइटिंग भी आप लोग की हो जाती है इसी तरीके से, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज एक तरीके की नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। 1992 में ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टार्ट की गई थी कि हाँ चलो यार एक एक्सरसाइज करते हैं। पर लेकिन बीच में चलकर ये एक्सरसाइज रुकी भी, पर फिर से इसको रिस्टार्ट किया गया और 2007 में ये एक्सपेंड कर दी गई जापान के लिए भी। आगे चलकर यहाँ पर जापान जो जापान और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट तो किया, पर आगे चलकर जापान परमानेंट मेंबर बन गया, ठीक है। फिर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक तरीके से अगेन 2022 में वो भी यहाँ पर आगे चल के इसका पार्ट बन गया, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करने लगा। तो आज की डेट में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का पार्ट आप लोग बोल सकते हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को पहले बोला था एक बार पार्ट बनने के लिए, पर लेकिन चाइना के प्रेशर में उसने मना कर दिया था। तो इसकी वजह से चाहे इसको जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को लंबा खींचना पड़ गया इस एक्सरसाइज में फिर से इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा देश जो दूसरे देश के बोलने पर अपना पाथ चेंज कर ले, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर ले, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आज ये चेंज कर रहा है कल को फिर चेंज कर सकता है। इसकी हरकतें ऐसी हैं, किसी के प्रेशर में आके कोई बोलता है लक्ष्मीकांत पढ़ ले तो लक्ष्मीकांत पढ़ने लगता है, कोई बोलता है डीडी बसु पढ़ ले तो डीडी बसु पढ़ने लगता है। तो मतलब एक तरीके से ये एक जगह टिका हुआ इंसान ही नहीं है। तो वो वाली हालत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं पर्टिकुलर एक तरीके से ना, कि कौन कौन किस किस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो क्वाड के बारे में, G7 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 कंट्री आपस में आकर मिलती हैं वर्ल्ड में। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप नेशन इनको बोलते हैं। इनसे ज़्यादा इंडस्ट्री और इनसे ज़्यादा डेवलप देश जो है, अगर चाइना को छोड़ दें आज के डेट में ये डेवलप हो रहा है, पर लेकिन इससे ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इसकी भी हालत बेचारे की G20 जैसी है। इट डज नॉट हैव एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स हेडक्वार्टर, जहाँ पे जाता है वहीं पे ही अपना डंडा बोरी रख लेता है, ये इसका हेडक्वार्टर है, ये इसका संविधान है, वहीं पे ही सारी चीज़ें वही देश डिसाइड करेगा। जैसे G20 का देख लो आप लोग, यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन, सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में हमारे देश में हो रही हैं कि नहीं हो रही है। तो जहाँ पर G20 जाता है वहीं पर ही चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही G7 भी जहाँ पर जाता है वहीं पर ही चीज़ें चलती हैं। तो यानी कि इसको प्रॉपर हेडक्वार्टर नहीं बना रखा है, जो देश इसको होस्ट करता है उसी देश के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें कहते हैं कि अब की बार हमारे यहाँ पार्टी है, अगली बार तुम्हारे वहाँ पे पार्टी होगी, सारा खर्चा तुम ही रखोगे, अब तो सारा खर्चा तुम ही को करना है, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं। तो यार दोस्त वाली हो नहीं, इसीलिए इसको इनफॉर्मल बोला जाता है बेसिकली, कि हाँ जहाँ पे जाएंगे वहीं पे ही चल के अपना चीज़ों को एंजॉय करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए बोल सकते हैं कि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन या डिसाइड कर लेंगे उसके अंदर में क्या क्या डिस्कस करना है। 40% जो है ग्लोबल जीडीपी और 10% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। क्यों ना तो चाइना है और ना ही इंडिया है, तो पॉपुलेशन तो कम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर बात की जा रही है कि अनलाइक अदर बॉडी लाइक नेटो, ठीक है, G7 हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस, परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। तो एक तरीके से है आप लोग बोल सकते हैं इसे नेटो में प्रॉपर सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहाँ पर हेडक्वार्टर है, कहाँ पर हेडक्वार्टर बताइए, तो ये देख सकते हैं एक परमानेंट सेक्रेटरिएट रहता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा देखने को मिलेगा। अब G7 में कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को समझ में आता है। प्रेजेंटली जो मेंबर है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, कनाडा, जापान, इटली। तो यहाँ पर ये मेंबर आप लोगों को इसके प्रेजेंटली देखने को मिलेंगे। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में ये डिफरेंस होता है कि फॉर्मल जो ग्रुप होता है उसमें सारा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर हेडक्वार्टर है, सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर इनफॉर्मल में ये चीज़ें नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, अगर आप लोगों से मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज़ों की, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंस। यहाँ पर खासकर जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, तो 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल प्रॉब्लम है इसलिए तो यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में। और इंडिया जो है वो कैसे इफेक्ट होता है इसकी वजह से। और हम तो हिमालयन और कोस्टल रीजन भी है, हिमालय से बर्फ पिघलती है और कोस्टल रीजन में यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली समुद्र का पानी जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। दोनों तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो कैसे टैकल कर रहे हैं। 2021 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्क्राइब करना है कि मेजर आउटकम क्या है 26 सेशन जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, यूएनएफसीसी का, उसके बारे में बात की जानी है। और इंडिया किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लेकर चला, क्या क्या कमिटमेंट, ये बातें आप लोगों से पूछी गई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखें 2020 में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आया और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया कि यहाँ पर G20 मेंबर आप लोगों को बताने हैं। तो यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि G20 में मेंबर कौन कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे कि यहाँ पर G20 के मेंबर ग्रुप
तो कौन सा ग्रुप में सारी की सारी कंट्री G20 की है? तो आप लोगों के सामने यहाँ पर अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और इसी के साथ में तुर्की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर इसी के साथ में ब्राजील, ईरान, ये सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालिएगा ताकि चीज़ों को आप लोग समझ सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि इस वाले जो आंसर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें आंसर मिल जाएगा। तो देखता हूँ आंसर जो है सही कौन बताता है। तो इसको चेक कर कर आप लोग आंसर बताइए एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या है। आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ए देखने को मिलेगा। तो जो ए में बोला गया है अर्जेंटीना, तुर्की, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, तो सारे के सारे मेंबर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। और जैसे आप लोगों से G7 कंट्री के बारे में पूछा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर G80 के बारे में 80% GDP है, 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड और 60% पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया और चाइना भी हैं G20 के अंदर में, ठीक है। तो G20 की बात यहाँ पर की जा रही है। 1999 में इसको बनाया गया था, 2008 से यहाँ पर ईयरली समिट फिर स्टार्ट कर दी गई। यहाँ पर इसमें प्रॉपर शेरपा होते हैं, जो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है ट्रायोका होता है। ट्रायोका क्या होता है? एक तो जहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पर मीटिंग होने वाली है और जहाँ पर मीटिंग हो रही है और जहाँ पर मीटिंग होने वाली है, यानी कि जाने वाला, जहाँ है और आने वाला, तो तीनों को लेकर ट्रायोका बनाया जाता है। फिलहाल इंडिया ट्रायोका का मेंबर है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मीटिंग हो रही है। बाकी कहाँ पर पहले हुई थी और कहाँ पर बाद में हुई थी मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इन दोनों देश का नाम आप लोगों को बताना है। ट्रायोका में कौन कौन से देश हैं, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। 2016 में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, बात की जा रही है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, क्या है इसका आंसर? सारी स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर बात चलेगी, बात की जा रही है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्री। जो भी कंट्री है उनका प्लान ऑफ एक्शन की कैसे कम्बैक्ट करना है क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि बात भी की जा रही है यहाँ पर कि कैसे नेशनल लेवल पर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आया था, जब यहाँ पर आप लोगों को पता है जब क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में ये क्वेश्चन देखने को मिला था 2015 में, जब यहाँ पर फ्रांस के अंदर में ये हुई थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था कि ऐसा कुछ लेकर चलना है कि हर एक देश को एक टारगेट दे देना है कि तुमको इतना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है अपने अपने लेवल पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्वाड जो है यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि किसने प्रपोज किया था, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान ने। तो ये मैंने आप लोगों को भी बता दिया किसने किया था, जापान ने यहाँ पर इसको प्रपोज किया था। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बता दिया यहाँ पर कि कौन कौन इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, कैसे कैसे है। तो 1991 में यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के बीच में, एक नेवल एक्सरसाइज है। जापान परमानेंट मेंबर बन गया यहाँ पर, कब ये बन गया? 2010 में। आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या बात की जा रही है स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 1 2 2 3 1 3 या फिर कौन सा आंसर है आप लोगों के हिसाब से बताइए, क्या है आंसर यहाँ पर? मतलब एक तरीके से कौन सा आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहले तो आप लोग ये देख लो, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो माइंड में ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट को ध्यान देना है हमेशा। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 1991 नहीं, 1992 आप लोगों को देखने को मिलेगा और 2010 नहीं है, 2015 है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को तैयार करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अनकंफर्टेबल फील ना करो, ठीक है। G7 का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है कि वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप नेशन है। अभी बताया था यहाँ पर, बोला गया कि इट डज नॉट हैव ए फॉर्मल कंट्रीब्यूशन और ए फिक्स्ड हेडक्वार्टर एंड द डिसीजन टेकन बाय द लीडर समिट एनुअल समिट इज बाइंड। देखिए यहाँ पर ये जहाँ पर भी ऐसा है ना कि बाइंडिंग है, यहाँ पर एनुअल समिट का ये बाइंडिंग होता है। कभी भी ऐसी जो भी मीटिंग होती है ना बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। बोल देते हैं आज चाय समोसा कर लेंगे अपना कि ठीक है यार बातें करेंगे, फिर उसके बाद में तुम अपने घर। बाइंडिंग होता तो अब तक चीज सुधरती नजर आती। बाइंडिंग का मतलब है कि करना है तो करना है भाई, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए। G7 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्वाड के बारे में बातें कर ली, क्वाड का आउटकम क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है। क्वाड के साथ साथ में G20 के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया बैकग्राउंड में। G7, G20, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बातें कर ली। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी देख लिए यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग हो गए। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गए, ये होते हैं चीज़ों को ढंग से तैयार करने के तरीके। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो बताना, उसको दूर किया जाएगा और उसको यहीं पर ही छोड़ कर जाना, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, ताकि उसको दूर किया जा सके। पीपीटी आप लोग हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो बताना जरूर कोई परेशानी हो तो। दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए नेशनल लेवल की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी ऑर्डिनेंस यहाँ पर लेकर आया गया।
ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश। ये कोई नहीं पूछेगा क्या लेकर आया गया। अक्सर आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया था, तो आर्टिकल 123 यानी कि 123 डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आती है और स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस लेकर आती है वो यहाँ पर आप लोगों को 213 देखने को मिलता है। ऑर्डिनेंस किसके द्वारा लेकर आया जाता है नॉर्मली, यानी कि कौन यहाँ पर ऑर्डिनेंस किसके नाम से लाया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट साइन करते हैं उसके ऊपर में और स्टेट में गवर्नर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनोग्रेट कर रही है यहाँ पर वुमेन लेबरर कन्वेंशन केरला के अंदर में। तो ये न्यूज़ है जो कि आप लोग याद रखते हैं केरला के अंदर में। द केरला स्टोरी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो याद रखेगा। योगा महोत्सव जो है 27 मई को ये सिकंदराबाद में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ पर ये 25 डे का एक काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया है इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन के लिए। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया 76 सेशन जो था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, तो इसका 76 सेशन था यहाँ पर ये, और कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ये बेसिक चीज़ है, ओके। स्टेट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है जो प्रोवाइड करा है एयर ट्रेवल जो पिलग्रिमेज है मुख्यमंत्री जो तीर्थ दर्शन योजना के तहत में। तो यहाँ पर कोई भी तीर्थ दर्शन करना चाहता है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खुद यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। इसलिए हमारे देश को एक ऐसा सेक्युलर देश बोला जाता है जो कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जो यूरोप वगैरह हो गया, अमेरिका वगैरह हो गया, वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं किसी को भी। हमारे देश में बाकायदा सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की बात की जा रही है। केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी तिरुवनंतपुरम के अंदर में जो बेसिकली इसका यहाँ पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया गया। सिल्वर जुबली कितने साल पे होता है, गोल्डन जुबली कितने साल पे होता है, डायमंड जुबली कितने साल पे होता है मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था इसमें, बताना। देखता हूँ आप लोगों को भी कंफ्यूजन है क्या, बताना जरूर, ठीक है। थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग जो मीटिंग है यहाँ पर ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, तो इसके बारे में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को सरपास कर दिया शुगर कैन की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है चीनी के प्रोडक्शन में, ठीक है। जो सेशन है इसमें यहाँ पर चीनी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आ गया फिर से। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये रस्साकसी चलती रहती है, इस साल ये तो अगले साल वो। तो यहाँ पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है वो फिर से पहले पर आ गया, पहले उत्तर प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र आ गया था, फिर से उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। तो इसको लेकर माइंड में डाउट मत रखिएगा क्वेश्चन बने तो, ठीक है। बड़ी ही अजीब सी और डिफरेंट सी न्यूज़ है जो कि आप लोगों को सुनकर लग सकता है कि यार ये कैसी न्यूज़ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। 5000 साल पुराना पेड़ है चिली के अंदर में। चिली कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार मैप में चिली को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये है अपनी प्यारी कंट्री और यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे ये है चिली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर देश के अंदर में जो पेड़ है वो बोला जा रहा है कि 5000 साल पुराना पेड़ है यहाँ पर ये, ठीक है, जिसका नाम पैटागोनियन जो साइरस इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर पार्क जो है बेसिकली एक तरीके से उसके पार्क के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, जो कि पार्क का भी नाम आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि ऐसा भी कुछ है क्या, सबसे पुराना पेड़ दुनिया में कहाँ पर है, वो तो चिली के अंदर में है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो लोकेटेड कहाँ पर है, ये इसका नाम तो ये है। वैसे आप लोगों को अगर नाम देखने को मिले ये यहाँ पर एल्स कोस्टेरो, ठीक है, एल्स कोस्टेरो, ये बेसिकली एक तरीके से कोस्टेरो, ठीक है, एल्स कोस्टेरो जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, जिसका निकनेम जो रखा गया है वो है यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंड फादर इसका नाम रखा गया और चिली के अंदर में है। तो ये कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा कहाँ पर है दुनिया का सबसे पुराना पेड़। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। जेलेंस्की जो है वो G7 हिरोशिमा समिट के अंदर में पार्टिसिपेट किया गया उनके द्वारा भी, और रसिया के ऊपर नए सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रही है और यूके ने तो लगा भी दिया। रशियन डायमंड और मेटल कंपनी पर बैन लगा दिए गए हैं। तो देखते हैं कंडीशन कहाँ जाकर रुकती है। अरब लीग जो है उसकी समिट अभी यहाँ पर जद्दा डिक्लेरेशन देखने को मिला, वहाँ पर देखने को मिली कि कैसे रीजनल एरिया पर जो डिस्पैरिटी चल रही है, एक तरीके से रस्साकशी चल रही है, उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। पैनल डिस्कशन रोल G20 का क्या होना चाहिए यहाँ पर, कि दुनिया में कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सी न्यूज़ है यहाँ पर। इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड लोगों की लिस्ट जब तैयार की जाती है यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड, 71 मिलियन जो है एंड ऑफ द
22 में यहाँ पर देखने को मिले ग्लोबल रिपोर्ट और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ये न्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिली। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बताया गया कि इंडिया की द्वारा जो कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, 422 करोड़ रुपए का यानी कि 51 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया म्यांमार की मिलिट्री को। और म्यांमार की मिलिट्री आप लोगों को पता है वो क्या कर रही है, वो डेमोक्रेसी को वहां पर रोक कर एक तरीके से अपने आप पावर में बैठी हुई है। तो इंडिया के ऊपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरीका, ठीक है। द $1 बिलियन डेथ ट्रेड, ये इसका टाइटल दिया गया है और यूएन के द्वारा ये पब्लिश की गई है। यहाँ पर इंटरनेशनल आर्म नेटवर्क और इनेबल करता है ह्यूमन राइट वोलेशन इन म्यांमार, इसको लेकर ये रिपोर्ट है। कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट वे में निशाना साधा जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति है यहाँ पर आप लोगों के सामने। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल डायरेक्टली ग्रांट करने की बात कर रहा है, डाइवोर्स डिक्री के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। कौन से आर्टिकल के तहत में यहाँ पर बात की गई, यानी कि कौन सा आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है। 114, 123, 142, 136 सही आंसर क्या है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है माही बंसवाड़ा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्शन, मतलब कहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ये बताना है। नाम से वैसे आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं बंसवाड़ा कहाँ पर है। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। 9 साल के बाद में आफ्टर 9 ईयर बैन कोल माइनिंग जो है वो रिज्यूम की गई, कौन से स्टेट में, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। बात की जा रही है यूएसए कौन सी कंट्री के साथ में इनोग्रेट जो बेसिकली एग्री हो रहा है न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर, कनाडा, मैक्सिको, बहामास या फिर क्यूबा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सी सेट का बड़ा ही डिफरेंट सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। आसान सा है, आंसर आप लोग दे ही दोगे यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है अनसुपा लेक। अनसुपा लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने उड़ीसा। तो ये लेक है, डेली आप लोगों की एक लेक कवर की जाती है और हमारी रामसर साइट चल रही है, तो ये अनसुपा लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2021 में, यानी कि ताजा अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, महानदी के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर हिली एरिया भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर सारानंदा, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, देखिए जैसे रामसर साइट अगर न्यूज में आ गई तो डायरेक्ट रामसर साइट से ना पूछकर आप लोगों से क्या पूछ लेंगे, आप लोगों से यहाँ पर एक हिली एरिया पूछ लेंगे, लेक पूछ लेंगे, कौन सी नदी है वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारदा जो बेसिकली सारंदा जो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो हिली एरिया है ये भी आप लोग याद यहाँ पर रख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अनसुपा लेक भी है यहाँ पर इसके नाम से, ठीक है, और महानदी आप लोग यहाँ पर देखेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी और कई सारी रामसर साइट है जो कि आप लोगों के सामने है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 142, कंप्लीट जस्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल कर। तो याद रखना 5 जज की बेंच ने यहाँ पर ये बोला था कि ये इतने दिनों तक यहाँ पर डाइवोर्स की अगर जरूरत पड़े तो फटाफट दो उनको, ऐसे नहीं कि लंबे समय तक आप लोगों उनको लटका कर रखना है, ठीक है। ये माही बंसवाड़ा जो एटॉमिक सेंटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में कि 9 साल के बाद में यहाँ पर मेघालय के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आफ्टर 9 ईयर बैन कोल माइनिंग मेघालय सेट टू रिज्यूम लीगली जुलाई दिस ईयर। 2014 में इसके ऊपर बैन लगाया गया था, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। रेड होल माइनिंग कहाँ पर देखने को मिलती है बताइए जरा, डिस्कस किया था मैंने। यूएसए के अंदर में बात की जा रही है, यूएसए किसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये काम कर रहा है, तो यूएसए का पड़ोसी मित्र है कनाडा। कनाडा के ऊपर काफी सारी जो है बैन लगे हुए थे, अब उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो यूएसए यहाँ पर एग्री हो गया न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए यहाँ पर मैक्सिको के साथ में जो अक्सर रस्साकसी में रहते हैं, ठीक है। ये सी सेट का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, आंसर इसका बताइए, आंसर इसका बी होगा। इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर देता है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर और चीजें देखी ली, अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी सिखाता हूँ, कुछ शब्द आप लोगों के मन में बैठाता हूँ, इनके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला है यहाँ पर ये बात की जा रही है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो होता है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से ना जो क्या बोला जाए बेसिकली उपेक्षा करना, कोई एक तरीके से ना कोई ऐसा एक्शन लेना, कई बार ना कई सारे लोगों को कोई परेशानी की जाती है। एक तो होता है यहाँ पर इनोसेंस, ठीक है, एक होता है नॉन सेंस। तो नॉन सेंस की कैटेगरी में आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये शब्द जो है ना इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो याद रखोगे अच्छे से।
नहीं तो भूलते जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर रेचेड, इसको होता है महसूस करना, ठीक है, किसी चीज का दुख महसूस करना, अनहैप्पी है, एक तरीके से अनफॉर्चुनेट कंडीशन में है। इसका अपोजिट क्या होगा, मस्त तरीके से जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, बिंदास भाई साहब। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है कोर्सकेड, यानी कि उज्जवल होना, यानी कि चमक आना, स्पार्क होना, और इसका अपोजिट क्या होगा, ढीमा ढामा डल डल पड़ा हुआ है, ठीक है। झील क्या होता है, उत्साह, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मस्त भाई साहब, फिर मोटिवेट रहता है बंदा, ठीक है। तो ये एक बच्चा कहता है कि सर जो वीडियो थी कल इंटरव्यू देखकर मजा आ गया, मतलब पूरा एनर्जी आ गई। मैंने कहा अच्छा जी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपेल, यानी कि एक तरीके से मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, तो ये कंपेल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और वीडियो किस किस ने देख ली है ये भी बताना। बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए सारे लेक्चर, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको अच्छे से एंजॉय करते रहिए, जो भी डाउट हो तो उसको बताइए, उसको दूर किया जाएगा। studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपना रिज्यूमे है उसमें अपना एक्सपीरियंस जरूर भेजेगा, अपना कोई प्रोजेक्ट भी अटैच कर सकते हैं गूगल ड्राइव में लाकर, ताकि मेरे तक चीज़ें पहुंच जाए। तो ये काम जरूर करेगा ताकि उसको काउंट किया जा सके। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।